गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोकोरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है। देखिए, आइसोकोरिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी अगर किसी प्रोसेस के दौरान इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम रहता है, यानी टेम्परेचर जो है वो ड्यूरिंग प्रोसेस चेंज नहीं होता है, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो इस तरह की प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। अब प्रीवियस वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, सेकेंड लॉ डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। dq is equals to du plus dw। अगर इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अप्लाई किया जाएगा तो कैसे अप्लाई किया जाएगा। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं होता है। एक आइडियल गैस के लिए जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डी यू की, तो डी क्यू यहाँ पर डिनोट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल, अगर प्रोसेस में इनिशियली हमारे पास ये वेरिएबल्स थे, यानी प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1, और आफ्टर प्रोसेस के बाद ये वेरिएबल्स हो गए आपके P2, V2 और T1। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें हमने कोई वेरिएशन शो नहीं किया है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो आइडियल गैस होगी इसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, यानी जितना इंटरनल एनर्जी इनिशियल था उतना ही इंटरनल एनर्जी लास्ट में होगा, फाइनली होगा। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी डी यू मीन्स क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डी यू को हमें जीरो लेके चलना पड़ेगा। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो फर्स्ट लॉ की फॉर्म है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें डी क्यू इज इक्वल्स टू बचता है डी डब्ल्यू के, क्योंकि यहाँ पर डी यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ऑल्सो जीरो, और इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रह जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बचेगा डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, यानी जितना भी आप हीट प्रोवाइड कराएंगे सिस्टम को वो सारा का सारा हीट वर्क डन में यूज होगा, उस हीट का कुछ भी पार्ट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज नहीं होगा। टोटल गिवन हीट विल बी इक्वल टू ओनली वर्क डन। अगर बात की जाए आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है सम आयतनिक प्रक्रम। जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इस केस में जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए इनिशियली प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1, और अगर बाद में प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम हो रहता है सेम V1, वॉल्यूम पहले भी V1 था बाद में भी V1 ही रहता है, और टेम्परेचर चेंज होकर हो जाता है T2। तो इस तरह की प्रोसेस को कहा जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या फॉर्म ले लेगा वो देखिएगा। हम लिखते हैं dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, ठीक। फिर उसके बाद dq इज इक्वल्स टू du, वर्क डन यानी p dv, p इंटू dv। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, यानी dv चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। ये वाली जो आपकी पूरी टर्म है सेकेंड टर्म में जीरो हो जाएगी, और ये आपका बचेगा dq इज इक्वल्स टू du, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में जो गिवन हीट होगा वो सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट के काम आएगा। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होने का मतलब क्या कि टेम्परेचर में भी चेंज होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट है इट मीन्स वॉल्यूम जो टेम्परेचर है वो भी वेरिएट करेगा और वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो फॉर्म है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ, किसके लिए, फॉर द आइसोकोरिक
नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम, और एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा, P1 V1 T1। ये चेंज होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, P1 का P1 ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज होकर हो जाएगा V2 और टेम्परेचर हो जाएगा T2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखा जाएगा, dq इज इक्वल्स टू du। du एग्जिस्ट करेगा, क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, तो du एग्जिस्ट करेगा, प्लस वर्क डन dw, और dw का मतलब होता है pdv। pdv भी एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू तो फिक्स है, प्रेशर यहाँ पे भी P1 था, यहाँ पे भी P1 है, लेकिन dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले V1 था, चेंज होकर कितना हुआ है V2, तो चेंज इन वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा, इट मींस वर्क डन एग्जिस्ट करेगा, और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा, तो dq इज इक्वल्स टू du प्लस p dv बचेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो गिवन हीट है वो दो पार्ट में यूज होगी, पहला चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दूसरा होगा वर्क डन। ठीक, इससे पहले वाले केस में क्या हुआ था, जब हमने आइसोकोहरिक पढ़ा था, तो ये वाला पार्ट क्योंकि जीरो हो गया था, और जितना भी वर्क डन था वो सब का सब, जितना भी गिवन हीट था वो सब का सब इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए यूज हुआ था। पर यहाँ पर गिवन हीट दो पार्ट में यूज होगी, वन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अदर वन इज वर्क डन। फिर अगला प्रोसेस है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको कहा जाता है रुद्धोष्म प्रक्रम। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो आपका सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ आइसोलेट रहेगा, यानी उसका सराउंडिंग के साथ हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखा जाएगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी ना हीट दी जाएगी और ना ली जाएगी, तो यहाँ पर dq इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जीरो, dq इज इक्वल्स टू जीरो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। अब बचेगा जीरो इज इक्वल्स टू du, du को हम लिखेंगे u2 माइनस u1, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्क डन dw, और इसको आप लिख सकते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू dw। तो ये इक्वेशन डिफाइन करेगी एडियाबैटिक प्रोसेस को, जहां पर जितना चेंज इंटरनल एनर्जी में होगा वो किस वजह से होगा, वो इस वजह से होगा कि फॉर एग्जांपल ये कोई सिस्टम है, इसके पास खुद की जो भी एनर्जी थी उसी एनर्जी से ये सिस्टम वर्क करेगा, तो वर्क हो जाएगा dw, और जब वर्क करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी होगा, तो वही वर्क डन रेस्पॉन्सिबल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, क्योंकि यहाँ पर बाहर से हीट ना दी जाएगी और ना ली जाएगी, तो यहाँ पर जो भी वर्क करेगा सिस्टम वो अपनी खुद की एनर्जी से करेगा, तो जो भी वर्क किया जाएगा वही रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी।